संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमी सर्वे किया पेश। राष्ट्रपति के अभिवादन के बाद शुरू हुई कार्रवाई। कल पेश होगा वित्त बजट। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना काल में किया अनोखा प्रचार। 80 के दशक वाले तांगे को दिखाई हरी झंडी। जागरूकता के लिए मास्क ही जीवन है का दिया संदेश। सूरजपुर में दूसरे के घर के सामने युवक को मोबाइल पर बात करना पड़ा महंगा। गाली गलौज के कारण भिड़ गए दोनों पक्ष, उतारा मौत के घाट। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले शिवराज उर्फ मामा की दया से चल रही बीजेपी और बीएचपी संचालित गौशाला, शांडिल्य को किया जा रहा बचाने का प्रयास। और एमपी में एक बार फिर बढ़े कोरोना के प्रकरण। भोपाल में 1757 तो इंदौर में 1197 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। 9 व्यक्तियों की कोविड से हुई मौत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। आइए बुलेटिन में खबरों का सिलसिला विस्तार से शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने प्रेस वार्ता की है, जिसमें उन्होंने 1 फरवरी से प्रदेश में स्कूल खोलने को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने एक्सपर्ट से चर्चा के बाद ही फैसला लेने का निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि हॉस्पिटल और बच्चों में संक्रमण की स्थिति को भी देखा जाएगा और स्कूल खोलने के बाद क्या परिस्थितियां बन सकती हैं, इस पर भी विचार किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि एक्सपर्ट से बात कर इस पर निर्णय लिया जाएगा। आज दोपहर तक निर्णय लिया जाएगा। अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। एक्सपर्ट से बातचीत कर क्या स्थिति है, बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए, स्कूल खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए, उसके सर्कमस्टेंसेस क्या होंगे, हॉस्पिटल्स की सभी स्थितियां, अभी तक के कितने बच्चे संक्रमित हुए, इन सब पर पूरी तरह से विचार कर ही निर्णय लिया जाएगा। दोपहर के बाद निर्णय होगा और एक्सपर्ट के जो एडवाइस होगी उसी के बाद निर्णय लिया जाएगा। लेकिन स्थिति क्या दिख रही है आपकी, अगर संक्रमण को देखें, खासतौर पर बच्चों में संक्रमण को देखें और वैक्सीनेशन देखें किशोरों का? देखिए, हमारा किशोरों का वैक्सीनेशन बहुत अच्छा चल रहा है और आज 31 दिसंबर से हमने सेकेंड डोज भी शुरू किया है, क्योंकि 28 दिन बाद सेकेंड डोज लगना था। तो आज से शुरू हो रहा है हमारा वैक्सीनेशन भी सेकेंड डोज का। तो वैक्सीन तो हमने जो एलिजिबल सेगमेंट है बच्चों का उसको लगाया। शाजापुर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल 26 जनवरी को उच्च शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और कई महापुरुषों का अपमान किया था, जिसको लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। वहीं कार्यकर्ताओं का कहना है कि उच्च शिक्षा मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारे जो मध्य प्रदेश शासन के जो उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी हैं, उन्होंने अपने 26 जनवरी के दिन ट्विटर के माध्यम से जो हमारे देश के महापुरुष महात्मा जी, गांधी लौह पुरुष और चाचा नेहरू जी के बारे में अविरुद्ध टिप्पणियां जो ट्वीट्स के माध्यम से की है, हम उसके विरोध में एसपी महोदय को ज्ञापन दिया है कि उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव को के खिलाफ कार्रवाई दर्ज हो। हम ये मांग करते हैं, अगर ये कार्य कहीं छोटा व्यक्ति करता तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो जाती। तो हम चाहते हैं कि कानून समान होता है और समानता रूप से सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी ये मांग है। राजधानी रायपुर में नगरीय प्रशासन विकास मंत्री शिव कुमार डहरिया ने प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के तहत छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है। मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है, इसलिए केंद्र सरकार लगातार छत्तीसगढ़ सरकार को पुरस्कृत कर रही है। साथ ही डहरिया ने यह भी कहा कि लोगों को आने वाले दिनों में और भी बेहतर सुविधा दे सकें, इसको लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। नया छत्तीसगढ़ राज्य बनने का सपना जो हमारे पुरखों ने देखा था, उस परिकल्पना को भी साकार करने का अब अवसर हमारे सब साथियों को मिला है। और निश्चित रूप से सभी क्षेत्रों में आज अब देख लीजिए, जो काम पहले नहीं हुए वो सब आज हो रहे हैं और अच्छे काम हो रहे हैं। पिछले साल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे देश में दूसरे नंबर में आए थे और इस साल पूरे देश में पहले नंबर में आए।
वैसे ही सभी विभागों ने, चाहे वो कृषि विभाग हो, चाहे हमारे आवास पर्यावरण विभाग हो, वन विभाग हो, आदिम जाति और सूचित जाति कल्याण विभाग हो, सभी विभागों ने और हमारे नगरीय प्रशासन और श्रम विभाग में भी बेहतर काम हुए हैं। निवाड़ी जिले के बागन गांव में शराब कारोबारियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 5 ड्रमों में 800 लीटर कच्ची देशी शराब सहित 9 ड्रमों से करीब 1800 लीटर अवैध शराब जब्त की है, जिसकी कीमत करीबन 1 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पूरे मामले को लेकर पुलिस ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी और 2 आरोपियों को वहीं गिरफ्तार भी किया गया है, तो वहीं 2 आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। ग्राम बागन में बागन हार से पकड़ी गई है। ये विनोद पाल का खेत बताया जा रहा है। यहाँ पर सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में शराब बनाई जा रही है। चूँकि पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश भी हैं शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के संबंध में, तो पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में ये पूरी कार्रवाई हुई है। और इसमें थाना ओरछा की पुलिस और पुलिस लाइन से बल गया था। संयुक्त कार्रवाई है। इसमें हमने 2 लोगों को मौके से पकड़ा है और लगभग 5 ड्रम शराब, कच्ची शराब मिली है, जिसमें मात्रा लगभग 800 लीटर के आसपास है। इसके अलावा 9 ड्रमों में लाहन मिला है, जो करीब 1800 लीटर के आसपास लाहन है, जिसको मौके पे ही नष्ट किया गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि कोरोना की स्थिति अभी नियंत्रण में है। जल्द मुख्यमंत्री शिवराज सिंह स्कूल खोलने का निर्णय लेंगे। वहीं मंत्री ने यह भी कहा कि बोर्ड परीक्षा की तारीख बढ़ाने पर विचार चल रहा है। आपको बता दें कि सभी परीक्षाएं ऑफलाइन ही की जाएंगी, ऐसी कोशिश सरकार कर रही है। देखिए, हमने बोर्ड की परीक्षा की पूरी तैयारी कर रखी है, और क्योंकि अभी 15-20 दिन, महीने भर का जो समय विलम्ब हुआ है, पढ़ाई प्रभावित हुई है, इसके संबंध में बोर्ड के साथ हमारी बैठक होकर के हम आगे की तिथि को तय करने वाले हैं। बहुत जल्दी वो तारीख भी हम डिक्लेयर करने वाले हैं, ताकि कुछ तैयारी और विद्यार्थी कर ले। शिक्षकों के साथ ठीक से समन्वय बना करके, और जहाँ कोई विद्यार्थी को कठिनाई हो उतनी पढ़ाई का काम हो पूरा करें। बोर्ड परीक्षा की तारीख बढ़ाने पर हम विचार कर रहे हैं। अभी बोर्ड के साथ बैठक होना है, उसमें हम फाइनल कौन सी तारीख से कर सकते हैं, क्या क्या व्यावहारिक कठिनाई आ सकती है, उन सब पर विचार करने की अभी आवश्यकता। तो ऑफलाइन होंगी कि ऑनलाइन होंगी? परीक्षाएं सभी ऑफलाइन होगी, 5वीं की भी, 8वीं की भी, 10वीं भी और 12वीं। मतलब संसद का बजट सत्र 11 बजे शुरू हुआ, जिसकी शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से हुई। संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए उन्होंने कोरोना महामारी से लेकर इस दौरान चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी दी। वहीं राष्ट्रपति के भाषण में किसान, महिलाओं से लेकर 3 तलाक तक के मुद्दे शामिल रहे। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन डोज देने वाले अग्रणी देशों में से एक हैं। अब तक देश में कुल 8 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए स्वीकृत मिल चुकी है। भारत में बन रही 3 वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से आपात स्थिति में उपयोग की मंजूरी भी मिली है। सरकार ने 8000 से अधिक जन औषधि केंद्रों के माध्यम से कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध कराकर इलाज। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन के 2nd डोज लगाने की शुरुआत आज से हो गई है। जिन बच्चों के फर्स्ट डोज के 28 दिन पूरे हो गए हैं, उनको आज से 2nd डोज लगाया जाएगा। वहीं मंत्री सारंग ने बताया कि मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का हमें पालन करना होगा और सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी में है। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि चुनाव आयोग जो भी निर्देश करेगा, सरकार उसका पालन करेगी। 15 से 18 साल के जो किशोरों को जो हमने वैक्सीन शुरू की थी, वो सब 2nd डोज का हम 31 जनवरी से अभियान शुरू कर रहे हैं, क्योंकि 28 दिन जिन के हो गए हैं उनकी हम 31 जनवरी से शुरुआत कर रहे हैं।
कोविड की स्थिति नियंत्रण में है, परंतु हम सबको ये सुनिश्चित करना है कि हम कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह ध्यान रखें। सरकार हर स्थिति का सामना करने को तैयार है। सर, जिन बच्चों की जहाँ पे लगी थी स्कूलों में, अब दूसरा डोज वहीं पे लगेगा या नहीं? कहीं भी लग सकता है, ऐसा नहीं है। और आमतौर पे ऐसा पहले भी देखा गया है, जो व्यक्ति जहाँ पहला डोज लगाता है वो खुद ही प्रेफरेंस में उसी स्थान पर जाता है। परंतु यदि कोई भी बच्चा अपना पहले डोज का सर्टिफिकेट दिखाएगा तो सेकंड डोज की एलिजिबिलिटी है तो उसको लगाया जाएगा। सर, इसके साथ ही जो पंचायत चुनाव कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में व्यापार में मंदी आई है। वहीं कोरोना ने अंबिकापुर के मूर्ति व्यवसायियों की कमर तोड़ दी है। अंबिकापुर में लगभग 30 वर्षों से मूर्ति बनाते आ रहे मूर्तिकार संजीत पाल ने बताया कि वसंत पंचमी नजदीक है। उन्होंने लगभग 70 मूर्तियां सरस्वती माता की तैयार की हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से स्कूल और कॉलेज बंद हैं, जिस वजह से मूर्तियों का ऑर्डर नहीं मिल रहा और मूर्तियों में लगाई गई पूंजी तो डूबती हुई दिख रही है। वहीं इस आपदा से हुए नुकसान से मूर्तिकार कैसे और कब तक उभरते हैं, ये उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ है। घर घर में जो लोग बैठाते हैं वो लोग ले जाते हैं घर घर में। कितना नुकसान हो जाएगा अगर मूर्तियाँ नहीं निकली तो? जो 70-75 मूर्ति में बनाया हूँ, अगर निकाल जाएगा तो फिर मतलब मान के चलिए 1 लाख रुपए के आसपास आएगा पैसा। अभी कितने की मूर्तियाँ कितने की होंगी? पूरी 70-75 वही 1 लाख रुपए के आसपास होगा। उतना होगा? हाँ, निकला तो फिर जितना निकलेगा उतना, जितना बच जाएगा बस उतना नुकसान। देने के बाद जो दोबारा काम नहीं आता है ना, जो बचा के रखेंगे साल भर, उसके बाद फिर अगले साल बेचेंगे, नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं हो पाता है। नहीं, क्या हम लोग पैड़ा से बनाते हैं ना, पैड़ा बांस मिट्टी से बनाते हैं, पैड़ा वैरा सड़ जाता है अंदर। अच्छा, मतलब पर्यावरण का भी ध्यान रखते हैं। हाँ हाँ, हम लोग को यहाँ पका हुआ कोई चीज़ नहीं लगता है, पूरा बांस बत्ता और पैड़ा मिट्टी से बनाते हैं हम लोग। आप इसको सूरजपुर जिले की कोतवाली क्षेत्र में एक युवक को दूसरे के घर के सामने गाली गलौज करते हुए बात करना इतना महंगा पड़ा कि उसकी जान ही चली गई। मामला तेलसरा गांव का है, जहां मृतक प्रमोद और उसका भाई 2 दिन पहले शादी में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान प्रमोद अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए आरोपी ब्रजलाल के घर के सामने फोन पर बात कर रहा था कि तभी ब्रजलाल के मना करते ही विवाद इतना बढ़ गया कि उसने पास में पड़ी लकड़ी मृतक के सिर पर मार दी और उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। तो ब्रजलाल ने उसको मना किया कि मेरे घर के अंदर फोन पे किससे गाली गलौज कर रहे हो। इस पर पे दोनों में वाद विवाद हुआ, कहासुनी हुआ। उसमें ब्रजलाल ने वही घर पे रखे हुए जो लकड़ी का एक फारा है उससे उसके सिर में दे मारा था प्रमोद सिंह की। तो वहीं पे उसका खून निकलने लगा। उसको तुरंत ये लोग, उसके जो मृतक का भाई है, वो लोग हॉस्पिटल सूरजपुर लेके आए और यहाँ पे इलाज चल रहा था। और ये 30 जनवरी की सुबह लगभग 4:30-5 बजे उसकी मृत्यु हो गई। तो इसमें मृतक के भाई ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया है, जिसपे धारा 302 आईपीसी का मामला कायम किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जिस लकड़ी से उसने मारा था उसको भी जब्त कर लिया गया है। ओडिशा के सुंदरगढ़ में सरगुजा निवासी एक महिला को हाथियों के दल ने कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। महिला का नाम विलाईगिरी बताया जा रहा है, जिसे हाथियों के दल ने रौंद दिया। वहीं ओडिशा वन विभाग ने शव का पंचनामा कर प्रकरण में मुआवजा बनाकर मृत महिला के परिजनों को 4 लाख की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की बात कही है। बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत पंसारा कैलाशपुर में एक मादा भालू ने 5 वर्षीय बच्चे पर हमला कर दिया, जिसमें बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद ग्रामीण आक्रोशित दिखे। ग्रामीणों का आरोप है कि भालू के हमले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वन विभाग इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। वहीं वन विभाग ने पीड़ित परिवार को 25,000 रुपए की मुआवजा राशि दी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर भारत में लगातार जारी हैं। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।